अस्सलाम वालेकुम। होप सो ऑल ऑफ यू विल बी डूइंग ग्रेट। आज की इस वीडियो में इंशाल्लाह हम एफिनिस टेस्ट एक्सपीरियंस ऑफ 13 अक्टूबर 2025 को डिटेल्स के साथ कवर करेंगे। चलिए आइए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एमसीक्यू इज Which hormone is secreted in the response to low blood pressure and stimulates water reabsorption? ब्लड प्रेशर आपको पता है, जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर है वो 20/80 mmHg है। अब जब इससे ब्लड प्रेशर लो होगा, चाहे वो 110/70 हो, 100/60 हो, इसे हम लो ब्लड प्रेशर कहते हैं। अब जब भी आपका ब्लड प्रेशर लो होता है, इट्स मीन कि जो आपका ब्लड है ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है। ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड मीन कि आपके ब्लड में जो वाटर है वो कम है। इस टाइम पर जो हार्मोन इफेक्ट करेगा, दैट हार्मोन इज नोन एज एडीएच। एडीएच स्टैंड्स फॉर एंटी डायूरेटिक हार्मोन, या फिर इसे आप वैसोप्रेसिन भी कहते हो। वैसोप्रेसिन रिलीज होता है आपके पिट्यूटरी ग्लैंड से, और आपके पिट्यूटरी ग्लैंड का जो पोस्टीरियर पार्ट है वहां से एडीएच रिलीज होता है। एडीएच क्या करता है? ये आपके किडनी पर एक करता है, स्पेसिफिकली आपके कोलेक्टिंग डक्ट्स एंड डिस्टल कन्वोल्यूटेड टिप्यूल के ऊपर। वहाँ से वाटर को रीअब्जॉर्ब करता है, और आपको पता है जब वाटर रीअब्जॉर्ब होगा सही कहाँ पर आएगा? ये आएगा आपके ब्लड में। आपका जो ब्लड होगा वो दोबारा थिन हो जाएगा, वो नॉर्मल हो जाएगा, और जो ब्लड प्रेशर होगा वो नॉर्मल हो जाएगा। नॉर्मल कितना है? 120/80 mmHg है। अच्छा, जब आपका सपोज करें ब्लड वो नॉर्मल हो गया, डाइल्यूट हो गया, इस टाइम पर आपका जो यूरिन होगा वो कॉन्सेंट्रेटेड है। नंबर 2 इज Which hormone increase basal metabolic rate? इसे हम सिंपली BMR कहते हैं। BMR मीन basal metabolic rate। और बेसल मेटाबॉलिक रेट के लिए जो हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है वो है थायरोक्सिन। थायरोक्सिन मीन T4। आपको पता होगा कि आपके नेक में ग्लैंड है, उस ग्लैंड को हम नाम देते हैं थायराइड ग्लैंड का। थायराइड ग्लैंड थायराइड हार्मोन को रिलीज करता है। द फर्स्ट वन इज T3 which is known as triiodothyronine. The second one is T4 which is known as tetrodotyronine, and the third one is calcitonin. ये तीनों हार्मोन है जो आपके थायराइड ग्लैंड से रिलीज होते हैं। अब जब ये जो थायरोक्सिन है, सपोज करें थायराइड ग्लैंड ने इसको रिलीज कर दिया, फिर हमारे बॉडी के सेल्स में एंटर हो जाता है, वहाँ से न्यूक्लियस में चला जाता है, और न्यूक्लियस में करता है क्या है? ऐसे जीन्स को एक्टिवेट करता है जो डिफरेंट एंजाइम्स को बनाता है। अब आपको पता है कि जो एंजाइम्स होते हैं ये एक्टिवेशन एनर्जी को लो कर देते हैं, और जब एक्टिवेशन एनर्जी लो होगा तो आपको पता है कि वहाँ पर जो मेटाबॉलिज्म होता है वो इंक्रीज हो जाता है। और जब आपकी बॉडी में मेटाबॉलिज्म होता है तो उसकी वजह से एनर्जी का कंजम्पशन होगा। एनर्जी के कंजम्पशन की वजह से हीट की प्रोडक्शन होती है। दैट्स वाई जब आपके बॉडी का हीट ज़्यादा हो जाए और साथ साथ हाई एनर्जी कंजम्पशन हो, इसी को हम नाम देते हैं बेसल मेटाबॉलिक रेंज। नंबर 3 इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द एनर्जी करेंसी ऑफ अ सेल? करेंसी हमारे पास पैसे होते हैं जिससे हम रोजमर्रा जिंदगी की चीजें ले रहे होते हैं। इसी तरीके से हमारे सेल की जो करेंसी है, जो एनर्जी करेंसी है जिसकी वजह से एक सेल काम करता है, वो एंटी। इसके अलावा FADH भी है, NADH2 भी है, बट जो मेन करेंसी है हमारी सेल की वो है ATP। ठीक है, ADP नहीं है, वो क्या है? वो है ATP। So your correct option is option A. And skill number 4 is which of the following cut DNA at specific sequences? DNA में आपको पता है कि इसमें डिफरेंट न्यूक्लियोटाइड्स है, जिस तरह एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन एंड थाइमिन। These 4 nucleotides are present in DNA. अब कोई स्पेसिफिक सीक्वेंस है, जिस तरह मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था शायद। वो एंजाइम जो स्पेसिफिक सीक्वेंस में DNA का कोई स्पेसिफिक सीक्वेंस है वहाँ पर कट लगा रहा है, वो है EcoR1। EcoR1 मीन दीज आर मालिक्यूलर सीजर, या फिर से हम बायोलॉजिकल सीजर्स भी कहते हैं, और ये उसका एक एग्जाम्पल है। मैंने आपको पहले बताया था जो EcoR1 है ये कट लगाएगा गुआनिन एंड एडेनिन के दरमियान। जहाँ पर इसको गुआनिन एंड एडेनिन मिलेगा, ये वहाँ पर आपके DNA के स्ट्रैंड को कट कर लेगा। इसके अलावा अगर हम लाइगेज की बात करें, आपको पता है जब रिप्लिकेशन होता है तो एक स्ट्रैंड कॉन्टिन्यूसली बनता है और एक स्ट्रैंड टुकड़ों में बनता है। उन टुकड़ों को फिर आपस में ज्वाइन करना, ये काम होता है DNA लाइगेज का। DNA लाइगेज क्या करता है? DNA फ्रेगमेंट्स को आपस में बाइंड करता है। अगर हम पॉलीमरेज की बात करें, ये जो स्ट्रैंड होता है, DNA रेप्लिकेशन एक बड़ा प्रोसेस है, यहाँ पर मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता,
बट डीएनए पॉलीमरेज वहाँ पर न्यू न्यूक्लियोटाइड्स लगाता है। अगर हम हेलिकेज की बात करें तो आपको पता है कि डीएनए में इस तरह के हेलिक्स होता है। सो इस हेलिक्स को ख़त्म करना और डीएनए को एक स्ट्रैंड में कन्वर्ट करना स्ट्रेट स्ट्रैंड में, ये काम होता है डीएनए हेलिकेज। फेस व्हीकल इज टू व्हील एज साउंड इज टू। सो व्हीकल के अगर पहिए ना हो, वैसे तो इंजन भी हो सकता है, बट यहाँ पर जिस तरीके से हमें रिलेशन दिया जाएगा हमने उसी के अकॉर्डिंग जानना है। अगर हम व्हीकल यानी व्हील लगते हैं तो जो साउंड होता है इसे हम सुनते हैं बाय एयर। सो यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 6 इज व्हिच वन इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। सो स्टूडेंट्स, ये मैंने आपको पहले भी बताया हुआ था कि जब भी आपको इस टाइप के क्वेश्चंस दिए जाए विच वन इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट और मेन आउट से, इसका मतलब ये होता है कि जो आपको ऑप्शंस दिए होंगे चाहे वो 4 हो, चाहे वो 5 हो, चाहे वो 6 हो, अब नॉर्मली होते हैं 4 ही है, इसमें से एक ऑप्शन चूज करना होता है जो बकाया 3 से क्या हो डिफरेंट हो। अब यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन दिया नहीं गया, मेरे से गलती हुई है। जो ऑप्शन डी है यहाँ पर दिया गया था एंगल, तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? वो एंगल होगा। या फिर बाज़ का दिया हो जाता है सर्कल से, सर्कल भी डिफरेंट है बिकॉज सर्कल कम्प्लीटली 360 का होता है और इसमें एंगल नहीं होते कि ये एंगल इतने का है, ये एंगल इतने का। सपोज करें सर्कल है तो कम्प्लीटली कितने का होगा? 360 का होगा। सो या तो एंगल डिफरेंट होगा या फिर सर्कल डिफरेंट होगा। एमसीक्यू नंबर 7 इज कंप्लीट द गिवन सीरीज। सो सिंपल मैथमेटिकल सीरीज है और निहायत ईजी है। सबसे पहले आपने 3 को माइनस किया तो आ गया 63, फिर आपने 6 को माइनस किया आ गया 57, फिर 12 को माइनस किया आ गया 45। तो सीक्वेंस को समझने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले 3, फिर 3 को डबल करे 6, फिर 6 को डबल करे 12। अब अपने 12 को डबल करना है तो 12 का डबल क्या होता है? 24। तो अगर हम 45 में से 24 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 1 और ये आ जाएगा 2। सो आपका आंसर हो जाएगा 24। इट इज ऑड मैन आउट। सो जिस तरह मैंने एमसीक्यूज नंबर 6 में बताया, या तो दिया होगा विच वन इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट, या फिर दिया होगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट, या फिर दिया होगा ऑड मैन आउट। अब यहाँ पर अगर हम बात करें फुटबॉल की, तो फुटबॉल डिफरेंट है बिकॉज फुटबॉल को हम खेलते हैं किस चीज़ से? इसको हम खेलते हैं फील्ड से या फिर फुट से। बकाया अगर हम हॉकी की बात करें, टेनिस की बात करें, क्रिकेट की बात करें, इन तीनों को हम खेलते हैं हैंड्स। नंबर 9 इज हीटिंग अमोनियम एसीटेट गिव्स। सबसे पहले आप अमोनियम एसीटेट को थोड़ा सा समझ लीजिए कि अमोनियम एसीटेट होता क्या है। तो जब भी स्टूडेंट्स आप एसिटिक एसिड को ट्रीट करते हो अमोनिया के साथ, सो इससे जो प्रोडक्ट आता है उस प्रोडक्ट को हम नाम देते हैं अमोनियम एसीटेट को। अमोनियम एसीटेट का फॉर्मूला क्या है? CH3COONH4। दिस इज अमोनियम एसीटेट। और जब भी आप अमोनियम एसीटेट को हीट करोगे तो इससे जो प्रोडक्ट आएगा द प्रोडक्ट विल बी एसेटिमाइड। एसेटिमाइड का फॉर्मूला लिखना ज़रूरी है। बाज़ औक़ात ऑप्शन में एसेटिमाइड नहीं लिखा होगा, इसका फॉर्मूला दिया जाएगा। तो इसका जो फॉर्मूला है वो है CH3CONH2 प्लस वाटर। वाटर इसमें क्या है? बाई प्रोडक्ट है। एमसीक्यू नंबर 10 इज द सिंपलेस्ट कार्बोक्सिलिक एसिड। सो कार्बोक्सिलिक एसिड तो आई थिंक सो मैं आपको बार बार बता चुका हूँ और मेरे चैनल में इस पर अलग से वीडियोस भी अवेलेबल है अगर आप वो देखना चाहती हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड क्या है? RC डबल बॉन्ड इनटू I। दिस इज योर कार्बोक्सिलिक एसिड और ये ज़्यादा एसिडिक होता है बिकॉज ड्यू टू द हाइड्रोक्सिल ग्रुप। जो कार्बोक्सिलिक एसिड है इसमें सिंपलेस्ट कौन सा है? सो वो है मेथानोइक एसिड, या फिर इससे आप फॉर्मिक एसिड भी कहते हो। अब आप यहाँ पर ये क्वेश्चन लाजमी करेंगे कि सर एक कंपाउंड, कोई भी कंपाउंड हो, चाहे वो कार्बोक्सिलिक एसिड हो, चाहे वो अल्कोहल हो, चाहे वो अल्कीन हो, सर ये कॉम्प्लेक्स या फिर सिंपलेस्ट क्यों बनता है? सो ये डिपेंड करता है कार्बन के नंबर्स पर। सबसे पहले आपने क्या याद रखना है? कार्बन नंबर्स। सेकेंडली आपने ब्रांचिंग को देखना है। जहाँ पर ब्रांचिंग ज़्यादा होंगी वो कंपाउंड ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता जाएगा, या फिर जिस कंपाउंड में ज़्यादा कार्बन होंगे वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होगा। सो यहाँ पर जो मेथनोइक एसिड है या फिर से हम फॉर्मिक एसिड भी कहते हैं, ये सबसे ज़्यादा यहाँ पर सिंपलेस्ट। Number 11 is when carboxylic acid reacts with alcohol in the presence of concentrated सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 क्या है? दिस इज सल्फ्यूरिक एसिड। द प्रोडक्ट इज, यानी जब भी आप कार्बोक्सिलिक एसिड को अल्कोहल के साथ ट्रीट करते हो तो RC डबल बॉन्ड इनटू H, दिस इज योर
कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस इसको आपने अल्कोहल के साथ क्या किया, ट्रीट किया। तो इससे जो प्रोडक्ट आएगा द प्रोडक्ट विल बी ईस्टर। और ये जो प्रोसेस होता है ना, चूंकि इसमें ईस्टर की फॉर्मेशन हो रही है, तो डेट्स वाई से हम ईस्टरिफिकेशन कहते हैं। तो एक इसमें बन जाता है ईस्टर। ईस्टर क्या है, RCOOR, दिस इज योर ईस्टर। या फिर इसे अगर हम फॉर्मूले के फॉर्म में ले आए तो ये होगा RC डबल बॉन्ड इंटू OR, दिस इज योर ईस्टर। और साथ साथ इसमें भी वाटर की क्या होगी, रिलीज होगी। पर ये जो प्रोसेस होता है जिसमें कार्बोक्सिलिक एसिड अल्कोहल के साथ रिएक्ट करता है इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड आपने नहीं बोलना, इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं एस्टरिफिकेशन। एंड क्यू नंबर 12 इज ऐसा यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। तो अगर हम टेस्ला की बात करें, सो टेस्ला इज द ऐसा यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। और अगर हम वेबर की बात करें, सो वेबर इज द ऐसा यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है, वो है ऑप्शन बी। अगर हम ऑप्शन सी की बात करें, हेनरी, सो इट इज द ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंडक्टेंस। और अगर हम एम्पेयर की बात करें, सो इट इज द ऐसा यूनिट ऑफ करंट। एंड क्यू नंबर 13 इज इन प्योरली रेजिस्टिव एसी सर्किट। सो एसी सर्किट मीन अल्टरनेटिव करंट। और ये इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है इन फेज। मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ कि इन फेज का मतलब क्या होता है। इन फेज का मतलब ये होता है कि जब करंट और वोल्टेज ये दोनों सेम ही टाइम पर राइज भी कर रहे और फॉल भी कर रहे। ऐसे नहीं हो रहा कि वोल्टेज राइज कर रहा है सो जो करंट है वो डिक्रीज हो रहा है, और ऐसे भी नहीं है कि वोल्टेज लो हो रहा है सो करंट राइज कर रहा है। जो प्योरली रेजिस्टिव एसी सर्किट होगा, इसमें जो करंट और वोल्टेज दोनों फेज में होंगे। इस मीन कि जो आपका वोल्टेज और करंट है ये एक ही टाइम पर दोनों राइज करेंगे और या फिर फॉल। नंबर 14 इज इन अ ट्रांजिस्टर द एमिटर इज। सो ट्रांजिस्टर मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था, हमारे पास एक ऐसा डिवाइस है जो करंट के फ्लो को कंट्रोल कर सकता है। जिस तरह मैंने आपको बटन का एग्जांपल दिया था, जब आप बटन को दबाते हो तो फैन ऑन हो जाता है, बल्ब ऑन हो जाता है। क्यों? क्योंकि ट्रांजिस्टर ने जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे उसको अलाउ किया। फिर जब आप वापस बटन को ऑफ करते हो तो बल्ब या फिर जो आपका फैन है वो ऑफ हो जाता है। क्यों? क्योंकि ट्रांजिस्टर ने इलेक्ट्रॉन को फ्लो को क्या कर दिया, से ब्लॉक कर दिया। ट्रांजिस्टर के मेनली आपको 3 पार्ट्स मिलते हैं। फर्स्ट वन इज एमिटर, द सेकंड वन इज बेस एंड द थर्ड वन इज कलेक्टर। सो एमिटर का काम क्या होता है, इसका काम होता है इलेक्ट्रॉन की फ्लो को कंट्रोल करना। सो दैट्स व्हाई जो एमिटर हो गया हेवीली डोप्ड होगा। सो हमारा करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। और अगर सपोज करें आपसे पूछा जाता है कि आपके ट्रांजिस्टर में सबसे लोवेस्ट कौन सा डोप्ड होता है, सो वो होता है स्क्यू नंबर 15 इज टू बीट अबाउट द बुश मीन। सो ये एक इडियम है और इसका मतलब होता है क्या चीज, टू अवॉइड द मेन टॉपिक। आप किसी से बातें कर रहे हो, सपोज करें मैं आपका टीचर हूँ, मैं आपसे बातें कर रहा हूँ कि बेटा सपोज करें हम टेस्ट की बातें कर ले, बट मैं आपको ये नहीं बता रहा कि एफएनएस का सिलेबस क्या है, इसका टेस्ट पैटर्न क्या है। मैं सिर्फ आपको कहानियाँ सुना रहा हूँ, बेटा अगर आप मेरे नोट्स लेंगे तो आप पास हो जाएंगी, आपका मेरिट में नेम आएगा, आप जाएंगी तो आपको ये फैसिलिटीज़ मिलेंगी। बट जो मेन स्टेप है आपको पैटर्न बताना, सिलेबस बताना, वो मैं नहीं बता रहा। सो ये क्या है, आप मुझे क्या कह सकती है, सर यू आर बीटिंग अबाउट द पुश। आप जो मेन टॉपिक है उसको अवॉइड करें। नंबर 16 इज फेसेस ऑफ प्लेन प्रिज्म। अब प्रिज्म आपके लैब में एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे जब आप लाइट पास करते हो तो वो उसको 7 कलर्स में डिवाइड कर लेता है। अब अगर हम प्लेन प्रिज्म की बात करें तो इसके 5 पैसेज होंगे। इसके अलावा प्रिज्म के और भी टाइप्स है, वो आपको स्पेसिफिकली दिया होगा। हेक्सागोन होता है, पेंटागोन होता है, सो वो आपको दिया होगा। जस्ट आपने प्लेन प्रिज्म को याद रखना है। इसके जो फेसेस होंगे वो कितने होंगे, वो 5। नंबर 17 इज इफ अ ट्रेन कवर्स 90 किलोमीटर पर आवर, हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 5 मिनट्स। सो एक ट्रेन है जो 90 किलोमीटर कितने मिनट्स में कवर कर रही है, 60 मिनट्स में। 1 आवर में 60 मिनट्स ही होते हैं ना। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, 12 मिनट्स को आवर में चेंज करना है, सो हमारे लिए इजी हो जाए। सो आप 12 को डिवाइड कर लेंगे 60 के साथ, तो ये बन जाएगा 0.2 आवर्स। अब आपको पता है कि डिस्टेंस जो है वो किसके बराबर है, स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम के बराबर। स्पीड कितना है, वो 90 है, मल्टीप्लाई कर ले 0.2 के साथ, सो आपका आंसर आ जाएगा 18 किलोमीटर। ठीक है, यहाँ पर इसका करेक्ट ऑप्शन नहीं है, वो क्या होगा, वो 18 किलोमीटर होगा। या फिर मैं आपको इसका दूसरा तरीका बताता हूँ। देखिए 90 किलोमीटर वो कितने में कवर कर रहा है, 1 आवर में। अब अगर मैं आपको कहूँ 30 मिनट्स में कितना कवर करेगा, तो देखिए टाइम ऑफ हो गया, सो डिस्टेंस भी ऑफ हो जाएगा।
सो 30 मिनट्स में वो कितना करेगा, 45 करेगा। फिर अब 30 को भी हाफ कर लो, तो अगर मैं आपको 15 में कितना कवर करेगा, सर 45 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे, से अराउंड अबाउट 22.5 आएगा। तो इस तरीके से भी आप कर सकते। नंबर 18 इज उमर इज शॉर्टर देन उमर। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है, उमर और उमर के स्पेलिंग में फ़र्क है। एक में ए है और मैं यहाँ पर सिंपली ए और ई लिखूंगा ताकि आपको आसानी हो। उमर इज शॉर्टर देन उमर, ये ए वाला उमर है, ये ई वाला उमर है। उमर इज शॉर्टर देन ओसामा। फिर ये जो ई वाला उमर है ना, ये ओसामा से शॉर्टर है। अब इन्हें बताना है कि टॉलेस्ट सबसे कौन है। तो देखिए स्टूडेंट, जो ए वाला उमर है वो तो ई वाले उमर से छोटा हो, ठीक है, तो ये दोनों तो ऑटोमेटिकली चेंज छोटे हो गए। फिर क्या कहा जा रहा है कि जो ये वाला उमर है ये ओसामा से भी छोटा है। सो अब हमने बताना है कि सबसे टॉलेस्ट कौन सा है। सो वो लाजमी सी बात है, वो कौन है, वो ओसामा। क्यू नंबर 19 इज बेट कैन नॉट सी एंड स्नेक कैन नॉट। सो बेट अगर देख नहीं सकता, सो स्नेक जो है ये वॉक नहीं कर सकता बिकॉज इसके टांगे नहीं होती। बकाया अगर हेयर की हम बात करें, हम बाज़-औक़ात कहते हैं कि स्नेक सूंघ नहीं सकता। सो स्नेक के अगर हम सामने से देखें तो उसके एयर नहीं होते, बट ये वाइब्रेशन को फील कर सकता है। सो दैट्स वाई जो बैट है, जो चमगादड़ है, वो देख नहीं सकता और जो स्नेक है वो वॉक नहीं सकता। नंबर 20 इज डेफिनेटली इज टू एब्सोल्युटली एज टोटल इज टू बोथ एम बी, ठीक है, कंप्लीटली या फिर एंटायरली। ये टोटली के सपोज कर लिया, आप ऐसे समझ ली कि सिनोनिम्स है। अगर मैं आपको कहता सिनोनिम ऑफ डेफिनेटली तो आप कहते हैं एब्सोल्युटली, और टोटली का क्या होता है, कंप्लीटली या फिर एंटायरली। द लास्ट एमसीक्यूज ऑफ टुडेज एक्सपीरियंस, सिनोनिम ऑफ अबंडन। सो अबंडन के जो आपके सिनोनिम्स है वो है लीव, यानी छोड़ना। तो इसके अलावा इसके और भी सिनोनिम्स है, जिस तरह एक है forsake। तो ये आपने याद रखना। से तो आप लोगों का आज का एक्सपीरियंस, उम्मीद करता हूँ आपको तमाम एमसीक्यूज क्लियर हुए होंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।